ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड वेवर। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनेशन। तो देखिएगा बच्चों इसको, यानी कि परागण। पॉलिनेशन से तात्पर्य यह है, जैसे आप जानते हो कि पॉलिनेशन पुष्प के यानी पौधे को वंश के चलाए रखने के लिए पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो तरह तरह की विधियों से पॉलिनेशन करते हैं। तो आज आपको उन विषयों की जानकारी दी जाएगी पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन यानी कि परागण। डेफिनेशन होती है परागण की, पराग कोश से पराग कणों का स्फुटन, यानी कि जो पराग कोश होता है उससे पराग कण स्फुटित होते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से पराग कण उससे निकलते हैं। तो पराग कोश से पराग कण स्फुटित होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो पराग कोश से पराग कणों का स्फुटन होकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, या आम भाषा में बोलें तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। परागण दो विधियों से होता है, स्वपरागण और परपरागण। ये आपने हाई स्कूल में ऐसा पढ़ा होगा, स्वपरागण और परपरागण। जो आपका जो NCERT के अकॉर्डिंग है उसमें बताई गई हैं, 3 विधियां बताई गई हैं। तो स्वयुग्मन, ठीक है, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन, ये विधियां हैं। कौन कौन सी? स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन, ये विधियां हैं परागकण की, ठीक है, परागण की। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं स्वयुग्मन के बारे में। तो परागण की डेफिनेशन समझ में आई होगी। परागण क्या होता है? देखो, जितने पुष्पीय पौधे हमने बताई दिए थे आपको कि जितने पुष्पीय पौधे हैं उनमें परागण होता है। परागण की विधि से वो जो है अपने वंश को आगे या अपने जैसी प्रजातियों को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाता है परागण। अच्छा, परागण क्या होता है कि जो परागण होते हैं वो बताई थी हमने, तुमने 10th में पढ़ा होगा आपने, तो वो स्वपरागण और परपरागण के बारे में पढ़ा था। हम बता रहे थे आपको 3 विधियों के बारे में। तो पहली विधि हम आपको स्वयुग्मन के बारे में बताते हैं। तो स्वयुग्मन से तात्पर्य क्या है? उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरे। अगर जैसे कोई पुष्प है उसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरे तो स्वयुग्मन कहलाएगा। स्वयुग्मन क्या है? उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाके गिरे तो कहलाएगा स्वयुग्मन, ठीक है। स्वयुग्मन के लिए क्या चीज़ें अनिवार्य हैं पौधे के लिए? एक तो पहली चीज़ ये है कि द्विलिंगी होना चाहिए पुष्प। द्विलिंगी का मतलब समझते हो? वे पुष्प जिनमें नर और मादा एक ही पुष्प में हों, वे पुष्प द्विलिंगी कहलाते हैं। जिनमें नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प में हो तो वो द्विलिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी अलग अलग होते हैं, जिसमें नर अलग हो मादा अलग हो। केला में देखा ही होगा, केला में केला बोला जाता है, केली बोली जाती है, तो इसमें नर और मादा, खजूर में भी यही होता है। तो इनमें नर और मादा जो है अलग अलग होते हैं। तो नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है। तो लेकिन स्वयुग्मन के लिए क्या आवश्यक है? एक तो द्विलिंगी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? एक तो पुष्प में हमने बताया द्विलिंगी होना चाहिए, और पुष्प में जो है, तो ये तो स्वयुग्मन के बारे में बताया ही था, ठीक है। और ये कुछ और जानकारियाँ दे देते हैं उन्मील और अनुन्मील के बारे में, ठीक है। उन्मील और अनुन्मीलीय, इनका मतलब समझिएगा। उन्मील परागण पुष्प वे पुष्प कहलाते हैं जो हमेशा खिले रहते हैं। यानी हमेशा खिले का मतलब जो पुष्प खिलते हैं उन्हें हम उन्मील परागण पुष्प कहते हैं। आम जानते हो कई पुष्प जो है खिलते ही हैं। तो और अनुन्मीलीय परागण पुष्प वो कहलाते हैं जो हमेशा सदैव कलिका अवस्था में रहते हैं, ठीक है। बेरियोला कुछ बताए गए हैं, तो इस तरीके के एग्जाम्पल हैं इसके। तो उन्मील कौन से होते हैं? वो पुष्प जो खिलते हैं।
तो वो उन्मील कहलाते हैं, यानी खिले रहते हैं। और अनुन्मीलीय वो कहलाते हैं जो पुष्प हमेशा कलिका अवस्था में रहते हैं, वो अनुन्मीलीय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये उन्मील और अनुन्मीलीय परागण पुष्पों में अंतर होता है। तो स्वयुग्मन एक आपको हमने बताया, स्वयुग्मन जैसे बताया, स्वयुग्मन जो होता है उसी पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो स्वयुग्मन कहलाता है। आगे बताते हैं सजात पुष्पी परागण। तो सजात पुष्पी परागण से तात्पर्य यह है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के, देखो क्या होता है कि पादप वही रहना चाहिए लेकिन पुष्प अलग हो जाता है। ठीक है, पादप वाले वो अलग वो ही रहे और पुष्प अलग हो जाए तो वो सजात पुष्पी में आ जाता है। जैसे एक पादप है उसमें एक से अधिक पुष्प होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एक प्लांट है उसमें एक से अधिक पुष्प हो सकते हैं, तो सजात पुष्पी में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरें लेकिन पौधा वही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के परागकण परागण को हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा सजात पुष्पी परागण को। तो सजात पुष्पी परागण क्या है? एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिरे, तो ऐसा हमने बताया, लेकिन पौधा वही रहे। तो इस तरीके के हम परागण को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। आगे बताते हैं परनिषेचन के बारे में। तो परनिषेचन से ये तात्पर्य है कि इसके लिए अभिकर्मक की आवश्यकता होती है। परनिषेचन के लिए अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है, यानी कि एजेंट की। ये बिना किसी सहायता के नहीं हो सकते हैं। तो इनमें जल की आवश्यकता होगी, वायु की, कीटों की, मानव द्वारा, ये सब इनके लिए एजेंट चाहिए होंगे, यानी अभिकर्मक चाहिए होंगे, तब ये परनिषेचन हो पाएगा। अब जैसे बताते हैं, जैसे जो आपने देखे कई पेड़ पौधों पर ये पौधे पर पुष्प पर कीट पतंगे बैठते हैं, तो ये परागण के लिए, ये जितने पौधों में खुशबू का होना, पुष्प में खुशबू का होना या उनका रंग बिरंगा होना, तो इस कारण से वो कीट पतंगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिसके कारण परागण हो सके। कई पुष्पों की तो ऐसी संरचना होती है तो कीट बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कीट अट्रैक्ट हो जाते हैं तो परागकण जो होते हैं उन पे आके चिपक जाते, जैसे बैठे कीट पतंगे पुष्प पर बैठने पर परागकण उनके पैरों पे या पंखों पर चिपक जाते हैं, तब वो दूसरी जगह उड़ के वो झाड़ देते हैं इधर उधर। या वायु के माध्यम से कॉटन होते हैं, कॉटन में क्या होता है, हवा चलती है तो उसमें उड़ते हैं कॉटन के कण, तो वो वायु द्वारा परागण हो जाता है। और जल के द्वारा, जैसे सिंघाड़े है, बेल है, तो पूरे पानी में फैलते वो जल के द्वारा परागण हो जाता है। तो इनके लिए अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है परनिषेचन में। तो परनिषेचन में यही होता है कि बिना अभिकर्मक के ये परनिषेचन नहीं हो सकता है। तंत्र में इसे परपरागण के नाम से दिया, तो ये परपरागण, ये परनिषेचन एक ही विधि है। तो ये परपरागण का मतलब यही रहता है। तो परपरागण का मतलब यही है कि परनिषेचन का जैसे हमने बताया, अगर किसी परनिषेचन जैसे हमने बताया अभिकर्मकों की आवश्यकता होती है। परनिषेचन में क्या होता है, एक पुष्प के परागकण कहीं भी किसी दूसरे पौधे के अन्य पुष्प पे गिरे, तो वो परनिषेचन की श्रेणी में आता है। तो परनिषेचन के लिए अभिकर्मकों की, जैसे हमने बताया, एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, अन्य एटसेट्रा, तो इनकी आवश्यकता होती है। आपने आमतौर पे देखा होगा, जैसे पीपल है उसमें नीम निकल आया, तो इस तरीके की ये विधियां परनिषेचन के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। क्या होता है, जो कीट होते हैं तो उनके पैरों में तो वो झाड़ देते हैं जाके, जहाँ कर भी बैठे, तो वहाँ पर ही वो पुष्प पौधा निकल आता है। तो परनिषेचन का यही होता है, जल, वायु, कीट एटसेट्रा, इनके माध्यम से
इसका जो है जो एजेंट यानी कि कैरियर के रूप में ये कार्य करते हैं। मानव के द्वारा भी, मानव जो है पुष्प जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फेंक देता है। तो ये सारी जो है परनिषेचन की विधियां हैं। तो परागण क्या है, आपको बताया गया। परागण जो होता है एक पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र पर जाके गिरे। अगर लंबी डेफिनेशन बोलते हैं तो जैसे ही बताया गया है कि किसी पराग कोश के स्फुटन से, स्फुटन माने यानी फटने से, स्फुटन से जो परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचे उस विधि को हम परागण कहते हैं। परागण 3 विधियों से, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण और परनिषेचन। स्वयुग्मन उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके गिने, स्वयुग्मन कहलाएगा। सजात पुष्पी परागण में क्या होता है, परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे जाके गिरे तो वो सजात पुष्पी परागण होगा। परनिषेचन क्या होता है, परागकण किसी माध्यम के द्वारा, जल या वायु आदि के माध्यम के द्वारा किसी दूसरे अन्य स्थान पे जाके गिरते हैं तो इसे हम परनिषेचन कहते हैं। तो ये 3 विधियां होती हैं परागकण की। पुष्प क्या होता है, एक छोटे से पॉइंट में समझिएगा। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी कि एक मॉडिफाई स्टेम है पुष्प। पुष्प एक तने का रूप है जो ब्रांच, ठीक है, या पत्तियों के किनारों पर या अक्ष पर जाके निकलता है, या शिखाग्र पर यानी कि किसी भी शाखा के शिखाग्र पर जाकर खिलता है। और यह एक रूपांतरित तना है।